गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। तो सम्मिश्र विश्लेषण में क्या होता है डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें। और इसका जो बेसिक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 10+2 वाले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो लमसम अपने को वो चीज़ें सारी ध्यान है, उनको कनेक्ट करते हुए हम आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्या का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी। सेट थ्योरी के अंदर हमने बात करी थी, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर का सेट कहा था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। फिर हमने होल नंबर्स की बात करी, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4। फिर हमने इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं की बात करी, 0, +-1, +-2, +-3। फिर हमने i प्लस यानी धनात्मक इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात करी, जो प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4। फिर हमने i माइनस की बात करी, i माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, -1, -2, -3, इस तरह से। फिर हमने i नॉट की बात करी, i नॉट का मतलब अशून्य पूर्णांक संख्याएं, यानी +-1, +-2, +-3। फिर हमने रेशनल नंबर्स q या क्यूसेंट नंबर की बात करी कि p/q, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर या पूर्णांक संख्याएं। फिर हमने q डैश या qc, कंप्लीमेंट ऑफ क्यूसेंट नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर की बात करी, √2, √3, √5, पाई, e एटसेट्रा। फिर हमने सेट ऑफ रियल नंबर की बात करी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल R, Q यूनियन Q डैश, यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनाया गया समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। उसके बाद हमने कहा सबसे बड़ा समुच्चय होता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बारे में बात करें तो C जो है A + i, A और B कोई भी रियल नंबर होगा, और आयोटा जो होता है √-1, ये हमें पता है। तो सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय है C, वो होता है A + i, A और B रियल नंबर होना चाहिए, और आयोटा जो है वो √-1 होता है, ये हमें पता है। उसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं आगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये क्या होता है कि आपने कहा यदि कोई चर z बिलोंग्स टू C हो तो वह सम्मिश्र चर कहलाता है, जहां C क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। मतलब Z जो है वो C को बिलोंग करे, मतलब Z का प्रत्येक मान जो है वो किस में हो, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में से हो, तो वो कहलाता है सम्मिश्र चर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे Z आपने लिया 1 - i बिलोंग्स टू C है, Z आपने ले लिया 3 + 4 i बिलोंग्स टू C है, Z आपने ले लिया 5 - 6 i बिलोंग्स टू C है, Z आपने i बिलोंग्स टू C है। तो C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी सम्मिश्र चर Z का, यदि कोई चर Z का कोई भी मान ले वो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय के अंदर हो, यानी Z बिलोंग्स टू C हो, तो वो कहलाता है सम्मिश्र चर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। Z आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, वो C को बिलोंग करेगा ही करेगा।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने बेसिक बात करी है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या सम्मिश्र चर के बारे में बात करी, इसको नोट करिए। अब हम बात करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कि सम्मिश्र फलन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन क्या होता है, ये भी बहुत इजी है कि कोई फलन W बराबर FZ सम्मिश्र फलन कहलाएगा यदि प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C के लिए FZ का एक या एक से अधिक निश्चित मान प्राप्त हो। हमने कहा कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन, कोई भी फलन, मान लिया W बराबर FZ एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन कहलाएगा यदि Z बिलोंग्स टू C के लिए Z का कोई भी मान हमने लिया, प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C के लिए FZ का एक या एक से अधिक निश्चित मान प्राप्त हो। कि सर ये क्या लिखा आपने कि FZ का मान एक या एक से अधिक भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हम FZ का मान जब केवल एक प्राप्त होगा तब हम आगे बात करेंगे, वो एक मानी फलन होते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और एक से अधिक प्राप्त हो तो हम कहेंगे बहुमानी फलन, तो वो बहुमानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल ले, जैसे आपने लिया उदाहरण FZ बराबर आपने ले लिया, मान लो Z हो सकता है Z² + 1 हो सकता है, Z³ हो सकता है, sin Z हो सकता है, e की पावर Z हो सकता है, Z की पावर 1/2, Z की पावर 1/3 एटसेट्रा। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या इसमें सर सिंगल वैल्यूड भी है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन भी है? बिल्कुल है। कौन कौन से देख लेते हैं यहीं पे उदाहरण से। देखिए, जैसे आपने FZ बराबर आपने सपोज Z³ लिया, तो इसमें आपने रखा मान कि Z बराबर आयोटा लिया, तो F आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा तो पढ़ा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा। इसमें क्या है? एक ही मान आया है, अद्वितीय मान आया, ये अद्वितीय मान। मान लो Z बराबर आपने 2 रख दिया, तो F2 + आयोटा, 2 + आयोटा 0 कहने का मतलब, तो F2 कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये भी अद्वितीय है। और आपने उदाहरण लिया FZ का मान लो आपने √Z ले लिया, √Z के अंदर आपने मान लो अब Z बराबर आयोटा रखा, तो F आयोटा कितना हो गया? रूट आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z का वर्गमूल का सूत्र लिखा था। क्या सूत्र लिखा था? एक यूं लिखा था आपने कि x + आयोटा y जो √Z होता है बराबर क्या लिखा? ± √mod Z + x/2 प्लस आयोटा mod Z - x/2। जब काल्पनिक भाग पॉजिटिव है और जब काल्पनिक भाग नेगेटिव होगा, y <0 होगा, तब क्या हो जाएगा? ± रूट में mod Z + x/2 माइनस आयोटा mod Z - x/2।
ये होता है वर्गमूल का सूत्र। तो यहां लगाए तो प्लस माइनस अंडर रूट, मापांक तो 1 आ जाएगा, वास्तविक भाग इसमें 0 है बटा 2 प्लस आयोटा 1 माइनस 0 बटा 2। तो क्या आया प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2। तो कितने मान है? 2 मान आए हैं इसमें। तो आप देख सकते हो 1 मान भी आ सकता है, 2 मान भी आ सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि W बराबर एफ जेड बराबर जेड की पावर 1/3। अब Z का मान 1 लो तो W बराबर तो F1 क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/3। याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर में इकाई के घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 -1 प्लस आयोटा √3/2 होता है। ये -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये कितने मान आ गए? तो 3 मान आ गए। तो कहने का ये मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन है उसमें हमने कहा कि कोई भी फलन W बराबर एफ जेड सम्मिश्र फलन कहलाएगा यदि प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C के लिए एफ जेड का मान 1 या 1 से अधिक निश्चित मान प्राप्त हो। तो 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। जब केवल 1 मान प्राप्त होगा तब हम कहेंगे वो एक मानी फलन है, और जब 1 से अधिक होगा तो इसको हम कह देंगे बहुमानी फलन है। तो एफ जेड ये आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिए, एक उदाहरण लिया ये वाला। सबसे पहले एफ जेड है जेड क्यूब, तो जेड बराबर आयोटा रखा तो माइनस आयोटा आ गया, अद्वितीय मान है। जेड बराबर 2 प्लस आयोटा 0 रखा तो F2 का मान 8 अद्वितीय, केवल एक मान आया। जब हमने एफ जेड बराबर रूट जेड लिया या लॉग जेड ले लो या जेड की पावर घनमूल ले लो या चौथा मूल ले लो या पांचवा मूल कोई सा भी ले, जेड बराबर आयोटा लिया तो ये हम जानते हैं वर्गमूल का सूत्र। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने 10+2 वाले पोर्शन में अच्छे से कवर किया हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि जेड का वर्गमूल यानी अंडर रूट एक्स प्लस आयटा वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट मापांक जेड प्लस एक्स बटा 2 प्लस आयोटा मापांक जेड माइनस एक्स बटा 2। जब वाई यानी काल्पनिक भाग पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो इसका संयुग्मी आ जाएगा, आयोटा के आगे माइनस आ जाएगा। तो इसके निकाले मान तो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा है, ये प्लस माइनस आयोटा बटे 2 यानी 2 मान आ गए। नोट कर सकते हैं आप इसको पहले। फिर आपने 3 मान ले लिए। W बराबर जब एफ जेड जेड की पावर 1/3 यानी घनमूल लिया तो एक्स जेड बराबर 1 रखा तो 3 मूल आ गए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम किसी आधार पे कह सकते हैं कि एक मान भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, सम्मिश्र फलन क्या होता है। अब हम एक बात और कह सकते हैं कि जो सम्मिश्र फलन है, सम्मिश्र फलन W बराबर एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई रूप में होता है, जहां यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई चर x और y के फलन होते हैं। x और y वास्तविक है, मतलब x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो W बराबर जो एफ जेड है वो सदैव किस फॉर्म में होंगे, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का फलन प्लस आयोटा वी आयोटा और फिर एक्स वाई का फलन। जैसे उदाहरण लें अपने, जैसे मान लो आपने लिख दिया z बराबर W बराबर एफ जेड बराबर 3x² माइनस वाई प्लस आयोटा 3y² माइनस एक्स। तो ये किस फॉर्म में है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो
आप देख सकते हो यहाँ पे यू एक्स वाई क्या है, यू एक्स वाई आपका है 3x² माइनस वाई, और वी एक्स वाई क्या है 3y² माइनस एक्स। जैसे अपन जाते हैं ऑयलर प्रमेय, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिया आपने W बराबर एफ जेड बराबर ई की पावर जेड लिख दिया, ई की पावर जेड आपने लिख दिया, तो ई की पावर जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकता हूँ, जेड को अलग अलग कर दो, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई, और हम जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूलर्स थ्योरम या ये क्या है ऑयलर प्रमेय है, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में 10+2 वाले में पढ़ा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो जैसे ही आपने इसको अलग अलग किया तो ई की पावर एक्स कॉस वाई हो गया प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई, तो ये आ गया देखो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यहाँ यू एक्स वाई क्या हो गया यू एक्स वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई हो गया, और वी एक्स वाई क्या हो गया ई की पावर एक्स साइन वाई हो गया। तो आप देख सकते हो कि पहले तो सम्मिश्र फलन क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी कि W बराबर एफ जेड में Z बिलोंग्स टू C के लिए एफ जेड का एक या एक से अधिक निश्चित मान प्राप्त हो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन। निश्चित मान एक या एक से अधिक का मतलब जब केवल एक या यूनिक वैल्यू मिलती है तब हम उसको कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी एक मानी फलन, और जब एक से ज़्यादा हो तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बहुमानी फलन हो जाएगा। इसमें हमने ये कहा कि W बराबर एफ जेड जो है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई फॉर्म में हमेशा होगा। यू एक्स वाई और वी एक्स वाई क्या है एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे W बराबर एफ जेड बराबर ई की पावर जेड, जेड को मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, अलग अलग कर दिया घातांक नियम से ई की पावर एक्स और ई की पावर आयोटा वाई। ई की पावर आयोटा वाई जो है यूलर्स थ्योरम या ऑयलर प्रमेय हम जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उस फॉर्म में लिख दिया कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, अंदर गुणा करी तो ये यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई फॉर्म में आ गया। तो यू एक्स वाई क्या है ई की पावर एक्स कॉस वाई और वी एक्स वाई क्या है ई की पावर एक्स साइन वाई। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बेसिक बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखें इसके बाद। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन। एक मानी फलन क्या होता है? यदि कोई सम्मिश्र फलन W बराबर एफ जेड, जेड प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C के लिए अद्वितीय अर्थात केवल एक मान यदि कोई सम्मिश्र फलन W बराबर एफ जेड का प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C के लिए अद्वितीय मान प्राप्त हो तो वह
एकमानी फलन कहलाता है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमने बात करी थी कि जो सम्मिश्र फलन था उसमें हमने कहा z, प्रत्येक z बिलोंग्स टू c के लिए fz का मान एक या एक से अधिक निश्चित मान प्राप्त होता है। जब एक मान होगा तो वो एक मानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा और एक से अधिक होगा तो वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन या बहुमानी फलन होगा। तो मैंने यहाँ कहा यदि कोई सम्मिश्र फलन w बराबर fz का प्रत्येक z बिलोंग्स टू c के लिए अद्वितीय मान प्राप्त हो तो वह एक मानी फलन कहलाता है। जैसे उदाहरण लिया आपने fz बराबर z, z स्क्वायर, z प्लस 1, z क्यूब, इत्यादि। जैसे इसमें आपने करा ही था, z बराबर आयोटा ले लिया तो fz क्या है लिया आपने z प्लस 1, तो f आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा प्लस 1। ये क्या है यूनिक वैल्यू है, अद्वितीय मान है। फिर आपने fz बराबर ले लिया, मान लो आपने z4 ले लिया, तो अब आपने बात करी z बराबर माइनस आयोटा पे, f माइनस आयोटा क्या होगा माइनस आयोटा की पावर 4, तो प्लस आयोटा 4 और आयोटा 4 प्लस 1 होता है। ये भी क्या आया यूनिक वैल्यू आई, अद्वितीय मान है। तो अद्वितीय मान आया, इसका मतलब ये क्या है एक मानी फलन है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अभी तो, और आगे जब विश्लेषक फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन उठता है। अभी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की भी इसमें बात करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें सिस्टमेटिक करना है टॉपिक को, और बहुत इजी टॉपिक है, बड़े आराम से। पहले फर्स्ट ग्रेड में तो ये पहले ही था, सेकंड ग्रेड के अंदर ये इसी बार जुड़ा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो दोनों में कॉमन है। और कॉलेज लेक्चरर में भी इसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर ढंग से उसको पढ़ ले तो 15 आउट ऑफ 15 बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। कॉलेज वाले में थोड़ा ज़्यादा है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बस इनिशियल 1-2 टॉपिक ही हैं इसके अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि z की वैल्यू जब हमने माइनस आयोटा ली तब भी ये यूनिक वैल्यू आई, तो एक मानी हो गया। और fz बराबर आपने z प्लस 1 लिया, आयोटा रखा, तब भी एक मानी फलन है। तो एक मानी या सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि z बिलोंग्स टू c के लिए fz का एक यूनिक मान या अद्वितीय मान प्राप्त हो, वो कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, मल्टी वैल्यूड फंक्शन या बहुमानी फलन की बात हम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर कोई फलन w बराबर fz, यदि कोई फलन w बराबर fz प्रत्येक z बिलोंग्स टू c के लिए एक से अधिक निश्चित मान, यदि कोई फलन w बराबर fz का यदि कोई फलन w बराबर fz z बिलोंग्स टू c के लिए एक से अधिक निश्चित मान प्राप्त हो, तो यह बहुमानी फलन कहलाता है। यानी z का मान जब हम रखेंगे इसके अंदर, तो fz का मान एक से अधिक प्राप्त हो, तो वो फंक्शन कहलाएंगे बहुमानी फलन। कौन कौन से लिए थे अभी हमने? एक हमने लिया z बराबर
W बराबर एफ जेड बराबर जेड की पावर 1/n। 1/n में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे आपने n बिलोंग्स टू q भी ले सकते हैं। इसमें आपने कह दिया W बराबर एफ जेड बराबर जेड की पावर 1/2, जेड की पावर 1/3, जेड की पावर 1/4 एट्सेट्रा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं W बराबर एफ जेड बराबर आपने log z कर दिया। अब log z में क्या होता है, z क्या होता है, log z को लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। भाई z बराबर x प्लस आयोटा y बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। तो ये आप जानते हो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तुलना करने से x बराबर r cos थीटा आता है, y बराबर r साइन थीटा आता है। तो r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे जैसा हमने अलग किया तो log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा। तो log r क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस आयोटा थीटा। थीटा आपके पास ये है, इसमें अपन जनरलाइज करें तो 2n पाई जोड़ सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ये log अंडर रूट जेड मतलब 1/2 जेड हो जाएगा प्लस 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, n बिलोंग्स टू i। तो ये है आपके सामने log z की वैल्यू। ये मोड z है यहाँ पे। तो ये आप देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दोगे तो n बिलोंग्स टू i है तो डेफिनेटली एक से अधिक मान प्राप्त होगा। तो लॉगरिथम फंक्शन जो होता है log z या log z प्लस 1 या log z स्क्वायर प्लस 1 या log z स्क्वायर माइनस 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो जो लॉगरिथम फंक्शन है वो हमेशा बहुमानी फलन होंगे और ये घनमूल वाले भी आप कह सकते हो, ये भी बहुमानी फलन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन या बहुमानी फलन होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे हमने अभी log w बराबर एफ जेड बराबर लिखा था रूट जेड, तो आपने इसमें जैसे z बराबर 1 प्लस आयोटा ले लिया तो एफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस आयोटा। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा की जगह चाहे तो 3 प्लस 4 आयोटा ले लो। तो क्या होगा देखिए, कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बराबर प्लस माइनस अंडर रूट मोड जेड का मतलब 5 हो गया प्लस मोड जेड प्लस एक्स वास्तविक भाग 3/2 प्लस आयोटा मोड जेड हो गया 5 माइनस x/2। तो कितना आ गया, प्लस माइनस 8/2 यानी 4 प्लस 5 माइनस 3 2/2 1 आयोटा। तो ये क्या है, 2 मान है ये। तो 2 मान है तो ये बहुमानी फलन होगा, ये बहुमानी फलन है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बात समझ में आ गई अपने को। आपने ये कहा कि z के किसी मान के लिए अगर एफ जेड का मान एक या एक से अधिक निश्चित मान उसके प्राप्त होते हैं तो वो होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और सिंगल वैल्यूड में z के किसी मान के लिए अगर एफ जेड का मान एक निश्चित प्राप्त होता है और अद्वितीय हो तो वो कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो हमने सबसे पहले बात करी आज, सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट की बात करी, फिर हमने सम्मिश्र चर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करी, फिर हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करी। कॉम्प्लेक्स फंक्शन 2 तरह के हैं, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब हम बात करना चाह रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए हम बात करना चाह रहे हैं लिमिट
या सीमा क्या होती है, देखिए लिमिट या सीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने 10+2 में पढ़ा था लिमिट। वहां क्या था, वहां हमने 10+2 में हमने पढ़ा था कि कोई फलन y बराबर fx के लिए, सीमा के लिए हमने क्या कहा था, जैसे मान लो ये x बराबर a के लिए बात करें, y बराबर fx, तो हमने इसके बिल्कुल नेबरहुड में a प्लस एच और a माइनस एच, इसको हमने कहा था RHL और इसको हमने कहा था LHL के लिए x बराबर a पर सीमा विद्यमान होगी यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने कहा था कि RHL बराबर LHL, LHL और RHL को हमने बराबर किया है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ LHL और RHL की बात हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हम बात करेंगे पथ पे। यहाँ तो लेफ्ट और राइट साइड की बात हमने करी थी जो 10+2 में पढ़ा था। इसमें हमें क्या बात करनी है, ये तो 10+2 में ये था। अब जो हम बात करना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट की बात करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम्मिश्र विश्लेषण में कोई फलन W बराबर FZ का Z बराबर Z0 पर सीमा विद्यमान होगी यदि जब Z Z0 की ओर अलग अलग पथ से अग्रसर हो तो FZ का मान निश्चित व परिमित तथा अद्वितीय हो प्राप्त हो। हमने कहा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर W बराबर FZ का Z बराबर Z0 पर सीमा विद्यमान होगी यदि जब Z Z0 की ओर अग्रसर, Z Z0 की ओर अलग अलग पथ से, पथ के अनुदिश लिख दो या पथ से अग्रसर हो, तो FZ का मान निश्चित, परिमित और अद्वितीय प्राप्त हो। क्या सर क्या कहना चाहते हो, इसको पहले आप नोट कर लीजिए कि सर क्या कहना चाह रहे हो, बात समझ में नहीं आई। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, अर्थात फलन अर्थात Z बराबर Z0 पर फलन FZ की सीमा पथ पर निर्भर ना करे। ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी पथ के अनुदिश, देखो 10+2 में तो सीधी RHL और LHL के बारे में बात करी थी, यहां अलग अलग पथ लेना पड़ेगा। पथ का क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लो ये Z है और ये मान लो 0 ही ले लिया आपने, Z से Z 0 मतलब Z टेंड्स टू 0 पे ही चाहिए,
तो एक पथ तो आपने मान लो ये लिया वाई एक्स के अनुदिश, एक आपने पथ लिया ये एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया, ये हो गया वाई अक्ष के अनुदिश। अनंत पथ हो सकते हैं, एक आपने सीधा ले लिया मान लो y बराबर x के अनुदिश, एक आपने मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश ले लिया, और भी बहुत ले सकते हैं। कहने का मतलब z से मान लो आपको मूल बिंदु की तरफ जाना है तो अलग अलग पथ लिए, एक y एक्स के यूं घूम के आया, एक x अक्ष के अनुदिश आया, एक सीधा y बराबर x के अनुदिश आया, एक y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स फोर, कोई भी ले सकते हैं। अलग अलग पथ के अनुसार अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सब के अंदर वैल्यू सेम आनी चाहिए, पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि सीमा विद्यमान है, अदरवाइज हम कहेंगे सीमा विद्यमान नहीं है। तो आपने कहा अर्थात z बराबर z0 पर फलन fz की सीमा पथ पर निर्भर न करे। यदि अलग अलग पथ के अनुदिश fz का मान z बराबर z0 पर अलग अलग प्राप्त हो तो z बराबर z0 पर fz की सीमा विद्यमान नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो अलग अलग पथ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो अलग अलग आ रही है यानी यूनिक नहीं आ रही है, तब हम कह देंगे कि जो z बराबर z0 पर फलन की जो सीमा है वो विद्यमान नहीं होगी। इसे जैसे आपने लिखा लिमिट z टेंस टू z0 fz बराबर L से दर्शाते हैं कि जो लिमिट है इसको z टेंस टू z0 fz को L यानी लिमिट सीमा से हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं अपने। एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिमिट z टेंस टू z0, लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार की वैल्यू चाहिए 1 -1 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अलग अलग पथ के अनुदिश हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा लिमिट z टेंस टू 0 का मतलब x टेंस टू 0 और y टेंस z टेंस टू 0 x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y लिख दिया। पहले आपने कहा x अक्ष के अनुदिश, जब हम x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पे y 0 होता है, ये x अक्ष है, तो x अक्ष के अनुदिश x अक्ष पर क्या होता है, y 0 होता है। तो आप लिख सकते हो x अक्ष पर y 0, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 x प्लस आयोटा y बटे x माइनस आयोटा y बराबर y आपने 0 कर दिया तो लिमिट y टेंड्स टू 0 या z टेंड्स टू 0 ही पड़ा रहने दो, चाहे x अपॉन x आ गया, y आपने 0 रख दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1।
और फिर हमने कहा सेकंड वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश निकाला तो आप जानते हो कि वाई अक्ष पर क्या होता है, x 0 होता है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 x प्लस आयोटा वाई बटे x माइनस आयोटा वाई बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 x 0 कर दिया तो आयोटा वाई बटा माइनस आयोटा वाई -1 आ गया। ये देखो अलग अलग आ गया। 10+2 में तो LHL RHL डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ हमें अलग अलग पथ के अनुदिश उस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अगर वो यूनिक आ जाए तब हम कह देंगे कि वो सीमा विद्यमान है, अगर यूनिक नहीं आए तब हम कह देंगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। तो ये देखो दोनों अलग अलग आ गई, तो हम कह सकते हैं चूंकि इक्वेशन 1 व 2 से अलग अलग पथ के अनुदिश फलन का मान अद्वितीय नहीं है, अतः सीमा विद्यमान नहीं होगी, तो सीमा विद्यमान नहीं होगी। अब मान लो आपने 2 लिया, तीसरा और चेक करो। अगर आपने मान लो y बराबर x के अनुदिश कह दिया, y बराबर कोई भी ले सकते हैं पथ, जरूरी नहीं है कि x अक्ष और y अक्ष ही ले, नॉर्मली इजी रहता है इसलिए हम x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश दो ये फिक्स ही लेते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं। y बराबर x के अनुदिश लिया मान लो आपने, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 x प्लस आयोटा वाई बटे x माइनस आयोटा वाई है, लिमिट z टेंड्स टू 0 y की जगह x रखना है, तो x प्लस आयोटा x बटे x माइनस आयोटा x, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 x कॉमन ले लिया 1 प्लस आयोटा बटे x कॉमन ले लिया 1 माइनस आयोटा, ये कट गया, तो 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा। आपने मान लो कॉन्जुगेट से गुणा भी कर दी 1 प्लस आयोटा की ऊपर नीचे से, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाई 2। तो आप देखोगे 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2, तो ये 2 आयोटा बाई 2 यानी कि आयोटा आ गया। तो आप देख सकते हो अलग आया है। इसमें मान हमारे पास आया था, एक में 1 आया, -1 आया, इसमें आयोटा आ गया, तो अलग अलग आ रहा है, यूनिक नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार, और इसी तरह मान लो z बार अपॉन z हो तो भी सीमा विद्यमान नहीं होगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछे तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। इसी प्रकार लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z की सीमा भी विद्यमान नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना। तो हमने बात कर ली लिमिट की कि लिमिट के अंदर क्या करना है, लिमिट की क्या वैल्यू है वो हमें पता है, और आप इसके अंदर लिमिट के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपने 10+2 में पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने कहा सीमा के गुणधर्म, जैसे आपने कहा यदि लिमिट z टेंड्स टू z0 या लिमिट z टेंड्स टू z1 fz बराबर a मान लिया, लिमिट z टेंड्स टू z2 z0 ही लिख दो, चाहे z0 gz को आपने b मान लिया, तो मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग चारों में सेपरेट हो जाती है। लिमिट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही लगा रहे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग में अलग अलग हो जाती है। भाग में इतना ही ध्यान रखना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
और घात में है तो लिमिट घात में भी सेपरेट हो जाती है, फलन के अंदर फलन हो तो उसमें भी लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, फलन के अंदर घुसा सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस माइनस gz। तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, ये हमने पढ़ी हुई है वहाँ पे, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस माइनस लिमिट z टेंड्स टू z0 gz, यानी a प्लस माइनस b अलग अलग हो सकती है। 2 नंबर प्रॉपर्टी है लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इंटू gz। तो लिमिट अलग कर सकते हो, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz और लिमिट z टेंड्स टू z0 gz। तो ये क्या हो गया, a इंटू बी आ गया। इसी तरह थर्ड, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz अपॉन gz। तो लिमिट z टेंड्स टू z0 fz बटे लिमिट z टेंड्स टू z0 gz, जहाँ gz0 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी आ जाएगा। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz की पावर gz। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz, लिमिट पावर में भी चली जाएगी, z टेंड्स टू z0 gz। तो ये a की पावर b हो जाएगा। कहने का मतलब ये 10+2 में जो प्रॉपर्टी पड़ी थी सेम उसी पैटर्न की प्रॉपर्टीज है, आप नोट कर सकते हैं। इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट का ही है, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा 3z4 माइनस 2z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 अपॉन z माइनस आयोटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसमें विद्यमान नहीं वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दे रखा, चारों में वैल्यू दे रखी है। तो जो 10+2 में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था या कुछ और फैक्टर करके किया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा के किए थे, वही काम। पहले इसमें चेक करो कि वैल्यू क्या आती है। अगर वैल्यू 0/0 या अनंत बटा अनंत हो तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे इसके अंदर। तो जैसे आपने पहले वैल्यू रखी तो 3 आयोटा 4 माइनस 2 आयोटा क्यूब प्लस 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 5 बटे आयोटा माइनस आयोटा। तो आयोटा 4 तो 1 होता है तो 3 आ गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो प्लस 2 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 तो -8 आ गया, -2 आयोटा प्लस 5 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा। देखो 3 और 5 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो 0/0 रूप है। तो 0/0 रूप है तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जो हमने 10+2 में पढ़ा था। क्या किया था उसमें, अंश और हर का अलग अलग z के रेस्पेक्ट में अवकलन या डिफरेंशिएशन करना है। तो लिमिट z टेंड्स टू आयोटा ऊपर लगाया आपने, तो ये 4 × 3 12z क्यूब हो गया, -3 आगे आएगा तो 6z स्क्वायर प्लस 16z -2 प्लस 0 बटे 1 - 0। अब लिमिट रख दो इसमें, तो 12 आयोटा क्यूब माइनस 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 16 आयोटा -2। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो -12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +6 हो गया, प्लस 16 आयोटा -2। तो 6 में से 4 2 गया, 4 प्लस 4 आयोटा, तो 4 + 4 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर लिमिट हमें ये दे रखी ऑप्शन में कि विद्यमान नहीं है, तब 10+2 में तो LHL RHL निकालते थे। यहाँ पे अलग अलग पथ के अनुदिश नॉर्मली हम x और y के अनुदिश निकालते हैं। तो अगर मान दोनों अलग अलग पथ के अनुदिश भी यूनिक आए, अद्वितीय आए, तब हम कहेंगे सीमा विद्यमान है, और जो वैल्यू आएगी दोनों से ही वही आंसर होगा।
लेकिन जब ऑप्शन के अंदर सीमा विद्यमान नहीं दे रखा है तो आपको नॉर्मल जो 10+2 में हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट लगाए थे वो कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम बात करते हैं कंटिन्यूटी या सततता। सततता या कंटिन्यूटी क्या होती है? तो हमें 10+2 में भी पता है कि सततता के बाद ही कंटिन्यूटी पढ़ी थी हमने इतना ही कहा था कि LHL, RHL और FA तीनों बराबर हो जाए, यानी फलन का मान फलन की सीमा के बराबर हो जाए, तब हमने कहा था कि वो फलन उस बिंदु पर क्या होगा? सतत होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? यदि कोई फलन W बराबर FZ किसी बिंदु Z बराबर Z0 पर सतत होगा यदि लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ बराबर क्या आ जाए? FZ0 आ जाए। अर्थात Z बराबर Z0 पर फलन की सीमा बराबर Z बराबर Z0 पर फलन का मान। बेसिक डेफिनेशन वही है, आपने वहां लिखा था लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa, यानी LHL, RHL और FA बराबर है। यहाँ LHL, RHL की बात तो करेंगे नहीं। अब यहाँ पे हमें बात कर, ये तो लिख दिया कि लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ बराबर FZ0, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। पर ये जो अब निकालेंगे, ये हमने कहा अलग अलग पथ के अनुदिश जब हम इसका मान निकालेंगे तो वो यूनिक आना चाहिए, वो इसके बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि वो क्या होगा? एक सतत फलन होगा। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो हम कह सकते हैं अर्थात फलन W बराबर FZ अपने प्रांत D के प्रत्येक मान Z बराबर Z0 पर सतत फलन कहलाएगा यदि FZ की सीमा प्रत्येक पथ के अनुदिश निश्चित या परिमित, तो एक ही बात है, वह अद्वितीय हो तथा यह FZ0 के बराबर हो। कंटिन्यूटी या सततता की बात कर रहे हैं। हमने कहा यदि कोई फलन W बराबर FZ किसी बिंदु Z बराबर Z0 पर कंटिन्यूअस होगा, लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ बराबर FZ0, इसका मतलब तो सीमा विद्यमान होगी, और सीमा जो है वो किसके बराबर होगी? FZ0 के बराबर होगी। तो Z बराबर Z0 पर फलन की जो सीमा है इज इक्वल टू क्या है? Z बराबर Z0 पर फलन का मान, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और फलन की जो सीमा हम निकालते हैं, हमने कहा अलग अलग पथ के अनुदिश निकालेंगे तो वो यूनिक आनी चाहिए, वो FZ0 के बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो फलन Z बराबर Z0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है या सतत है। इसको लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन आपके सामने है। कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू आयोटा और 0 जेड बराबर आयोटा, तो फलन एफ जेड जेड बराबर आयोटा पर क्या होगा, सतत होगा कि नहीं होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले तो हम बात करें जेड बराबर आयोटा पर एफ जेड का मान क्या है, 0 है, नंबर 1। तो आपने एफ 0 का मान निकाल लिया। इट इम्प्लाइज एफ आयोटा जो है, एफ आयोटा, क्योंकि यहाँ वैल्यू रख ही नहीं सकते तो बराबर 0, ये एक नंबर आ गया। अब हम बात करें जेड नॉट इक्वल टू आयोटा पर एफ जेड आपको दे रखा है जेड स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब अलग अलग पथ के अनुदिश हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्ट चाहो तो जेड बराबर आयोटा रखिए इसके अंदर। तो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा जेड स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट रख दो, तो आयोटा स्क्वायर रखा तो -1 आ गया, तो -1 आ गया, इसका मतलब नंबर 2 1 and 2 implies लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड नॉट इक्वल टू एफ आयोटा। तो सीमा जो है वो एफ जेड नॉट के बराबर या जेड एफ आयोटा के बराबर ही नहीं है, अतः फलन एफ जेड जेड बराबर आयोटा पर असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हालांकि हमें अलग अलग पथ के अनुदिश निकालना था, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधी वैल्यू पुट करी, सीधी वैल्यू पुट करते ही वैल्यू आ गई -1, पहले आई थी 0। तो एफ जेड नॉट या एफ आयोटा तो 0 आ रहा है, और लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड हमने निकाला तो -1 आ रहा है, तो -1 आ गया। इसका मतलब आपने दोनों अलग अलग आई, अद्वितीय मान नहीं आया। इट मीन्स जेड बराबर आयोटा पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है या असतत है, ये हम देख सकते हैं। और रिक्वायरमेंट होगी तो हम अलग अलग पथ के अनुदिश भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट रखते ही आपने देखा अलग अलग आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा है कि एफ जेड बराबर 2z - 3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 के लिए असतत बिंदुओं कौन कौन से होंगे, या असतत बिंदुओं की संख्या भी पूछ सकता है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, देखिए यदि W बराबर आपके पास एफ जेड बटा जी जेड है में अगर जी जेड बराबर 0 हो W बराबर एफ जेड, आपने कहा W बराबर एफ जेड बटा जी जेड उन सभी बिंदुओं पर असतत होगा जहां जी जेड है 0 हो। जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे उन सभी पॉइंट्स पर जो फंक्शन दिया है वो डिसकंटिन्यूअस या असतत होगा। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड जो दे रखा है 2z - 3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 असतत होगा जब जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 बराबर 0 हो। तो इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आया आपके पास, श्रीधराचार्य लगा दे सीधा, z बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac
अपॉन 2a, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 रूट में -4 बटा 2, तो -2 प्लस -2 आयोटा बटे 2, तो z बराबर -1 प्लस माइनस आयोटा पर फलन जो है वो क्या होगा, असतत होगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछ ले कितने बिंदुओं पे असतत है, तो 2 बिंदु आए हैं, और कौन कौन से हैं तो वो भी हम बता सकते हैं। इसको लिखिए, अब इस क्वेश्चन में फिर पूछ लिया, इसी पैटर्न की बात है। वो कह रहा है एफ जेड बराबर जेड बटा जेड स्क्वायर प्लस 1 के असतत बिंदु कौन कौन से हैं। तो अभी वाला सेम ही क्वेश्चन है, एफ जेड बराबर जेड बटा जेड स्क्वायर प्लस 1 असतत होगा जबकि डिनोमिनेटर 0 करना है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो जेड स्क्वायर बराबर -1, जेड बराबर रूट -1 प्लस माइनस, तो जेड बराबर हो गया प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा पे क्या होगा, फलन असतत या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हम ध्यान रख सकते हैं। फिर इसने पूछा एफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस 1 बटे जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के लिए वृत्त मापांक z बराबर 2। मापांक z बराबर 2 लिखा है कि बाहर असतत बिंदुओं की संख्या पूछी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप इसमें असतत बिंदु कौन से है वो निकालो। तो आप कहोगे एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस 1 बटे जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 असतत होगा यदि डिनोमिनेटर 0, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 बराबर 0। इसके टुकड़े करे आपने तो z माइनस 1, z माइनस 2 बराबर 0, तो z बराबर 1 और 2, z बराबर 1 और z बराबर 2 पर क्या है, ये 0 है। तो आप ये जानते हो कि मोड z बराबर r जो है ऐसा सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 हो, मूल बिंदु हो और त्रिज्या r हो। ये है मोड z बराबर r, या एक्स स्क्वायर, मोड z को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं बराबर r, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कहते हैं हम इसको, ठीक है। और जब हम इसमें ऐसे लिखें कि z माइनस जेड नॉट बराबर r, तो इसमें सेंटर मूल बिंदु नहीं होता, कहीं भी हो सकता है वो, ये जेड नॉट है और ये रेडियस r है, तो ये z माइनस जेड नॉट बराबर r होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं z बराबर 1 और z बराबर 2 पर ही जो है फलन जो है वो असतत है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करना चाहें तो देखिए, ये रेडियस 1 है, ये सेंटर है, ये भी 1 है, तो मोड z बराबर 1 का ये सर्किल हो गया। इसमें मोड z बराबर 1 कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन हमें z बराबर 1 पे ही है ना, z की वैल्यू 1 ही है, तो z बराबर 1 यानी यहाँ असतत है। और z बराबर 2 बनाओगे तो ये आपके पास है z बराबर 2, ये z बराबर 1 है, ये z बराबर 2 है। तो ये दो बिंदुओं पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस या असतत है, ये हमें पता है। तो सतत कहाँ होगा, सतत होगा, सतत एक तो होगा मोड z लेस देन 1 पर, और मोड z की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, और मोड z ग्रेटर देन 2। ये जो सर्किल है इसके बाहर जो है सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा।
इन दोनों के बीच में भी कंटिन्यूस होगा, इसके अंदर भी कंटिन्यूस है। इस परिधि पर ये दो पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, z बराबर 1 और z बराबर 2, इन दो पे डिसकंटिन्यूस है बस। तो और असतत कहाँ है हम लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दूं मोड z लेस देन इक्वल टू 1, मोड z बराबर 1 लिख दूं, मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दूं, मोड z 1 और 2 के बीच में लिख दूं, या मोड z लेस देन इक्वल टू 2 लिख दूं, या मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दूं। कुल मिला के मैं वो रीजन लिख रहा हूं जिसमें ये 1 और 2 इंक्लूड हो, खाली 1 इंक्लूड हो या खाली 2 इंक्लूड हो, इस तरह से सारी संभावना हम लिख सकते हैं। तो सवाल के अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करिए, वो कह रहा है मोड z बराबर 2 के बाहर, तो आपको ही पता है मोड z बराबर 2 के बाहर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस पे ये असतत है। तो हम कह सकते हैं चूंकि मोड z बराबर 2 के बाहर ऐसा कोई बिंदु विद्यमान नहीं है जहां पर फलन असतत हो, अतः मोड z बराबर 2 के बाहर असतत डिसकंटिन्यूअस बिंदुओं की संख्या पूछी है, बिंदुओं की संख्या। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कितने होंगे, कोई नहीं होगा तो संख्या 0 हो जाएगी। अगर वो कहे मोड z के अंदर, तो अंदर तो 1 हो जाएगा z बराबर 1। अगर वो ये कह दे कि मोड z बराबर 1 के बाहर, तो बाहर भी 1 पॉइंट हो जाएगा मोड z बराबर 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एफ जेड कंटिन्यूस कहाँ है। अभी हमने किया है, देखिए सेम ही क्वेश्चन किया है, बस थोड़ा सा फर्क है न्यूमरेटर के अंदर, तो खैर हमारे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए इसको फटाफट कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन, सेम पैटर्न का ही है। आपने कहा एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 असतत होगा जब हर जो है वो शून्य के बराबर हो। जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 बराबर 0 हो। तो इसको 0 किया, z माइनस 1 z माइनस 2 बराबर 0। तो z बराबर 1 और 2 पर असतत है, बाकी इसको छोड़ के सब जगह क्या होगा, सतत होगा। तो अभी जो बनाया था वही है। तो देखो ये z बराबर मोड z बराबर 1 हो गया, ये मोड z बराबर 2 हो गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, z बराबर 1 और z बराबर 2, इन दो पॉइंट को छोड़ के सब जगह सतत होगा। तो सतत कहाँ होगा, तो सतत होगा, इस डायग्राम से देख के बताओ। तो डायग्राम से देख के, एक तो मोड z लेस देन 1 पर, इसके अंदर सब जगह सतत है, और मोड z 1 से 2 के बीच में, वहाँ भी सतत है, मोड z ग्रेटर देन 2 पर भी सतत है। तो ये रीजन होगा जहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस या सतत होगा। अंदर हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो सकता है, इससे बाहर हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, लेस देन इक्वल टू 2 तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। लेस देन इक्वल टू 3 में 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। मोड z ग्रेटर देन 2 ये हो सकता है, ये पड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोड z ग्रेटर देन 2। तो सतत या असतत किस कोई सा भी पूछे हम आराम से जवाब दे सकते हैं। नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ सवाल है ये। एफ जेड है जेड अपॉन जेड 4 माइनस 1 के लिए सत्य है। पहला ऑप्शन आपके पास है मोड जेड बराबर 1 के अंदर वो ऊपर सतत है, मोड जेड बराबर 2 के अंदर और ऊपर सतत है, तीसरा मोड जेड बराबर 1 के अंदर सतत है, और नन ऑफ दीज। तो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न का है। आप कहो कि एफ जेड बराबर जेड बटा जेड 4 माइनस 1 असतत होगा। असतत का निकाल लें, बचे हुए सतत अपने आप आ जाएगा जब हर शून्य हो। जेड 4 माइनस 1 बराबर 0। इसके टुकड़े करें तो जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा, ये जेड स्क्वायर प्लस 1 के टुकड़े हो गए, जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1 बराबर 0। तो जेड बराबर हो गया 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। इन 4 पॉइंट पर क्या है, पर फलन जो है असतत है। 4 पॉइंट है, जेड बराबर 1, जेड बराबर माइनस 1, आयोटा और माइनस आयोटा। तो आप देखिए तो ये सारे मोड जेड बराबर 1 पे ही आ जाएंगे। ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा है। ये मोड जेड बराबर 1। तो 4 पॉइंट पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कौन कौन से, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो फलन सतत कहाँ होगा, सतत होगा 2 जगह हो सकता है। एक तो मोड जेड लेस देन 1 पर, इसके अंदर हो सकता है, और मोड जेड ग्रेटर देन 1 पर। परिधि पर नहीं होगा, क्योंकि परिधि पर 4 पॉइंट ऐसे है सरकमफ्रेंस पे जहां पे डिसकंटिन्यूअस है। अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन में z बराबर 1 के अंदर और बाहर, अंदर और ऊपर। तो अंदर तो हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। मोड z बराबर 2 के अंदर करोगे तो ये चारों पॉइंट उसके अंदर ही है। मोड z बराबर 2 का अगर हम बनाएंगे, मोड z बराबर 2 तो ये होगा, मान लो मोड z बराबर 2 इसके अंदर ले तो चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। मोड z बराबर 1 के अंदर सतत है, तो ये हम कह सकते हैं, तो ये वाला ठीक है। मोड z बराबर 1 के अंदर कंटिन्यूअस है। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे मिलते जुलते हमने काफ़ी क्वेश्चन किए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा, बड़े आराम से हम कर पाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, एफ जेड असतत पूछ रहा है। अभी जो काम किया था वैसा ही है। आपने कहा एफ जेड बराबर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड प्लस 6 असतत होगा जब जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड प्लस 6 बराबर 0। तो ये जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3 बराबर 0, जेड बराबर 2 और 3। तो इसके डायग्राम में देखिए, ये मान लो जेड मोड जेड बराबर 2 का है, ये मोड जेड बराबर 3 यानी का सर्किल है। एक तो ये पॉइंट है जेड बराबर 2, एक ये पॉइंट है जेड बराबर 3, क्योंकि एक्स अक्ष पे इमेजिनरी पार्ट तो 0 होता है। 2 प्लस आयोटा 0 और 3 प्लस आयोटा 0, इन दो पे डिसकंटिन्यूअस है। हमें असतत पूछ रहा है, तो असतत कहाँ होगा, तो फलन असतत होगा। कहाँ होगा, रीजन बताना है। तो एक तो ले सकते हैं हम मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2 पर की परिधि और उसके अंदर वाला। हम लिख सकते हैं 2 से 3 के बीच में। हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, और हम कह सकते हैं इस तरह से भी, और हम कह सकते हैं इस तरह से भी। 2 और 3 कहीं न कहीं इंक्लूड हो जाए,
वो सारा रीजन जो है वहाँ पे असतत होगा। तो ऑप्शन वाइज देखिए, मोड जेड लेस देन 2 अंदर तो सतत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी सतत है, ये असतत पूछ रहा है डिसकंटिन्यूअस, ये भी नहीं होगा। मोड जेड ग्रेटर देन 3, तो मोड जेड ग्रेटर देन 3, 3 के बाहर भी सतत है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। और इनमें से कोई दे दे तो वो भी लिख सकते हैं हम। तो इनमें से कोई नहीं दिया तो नन ऑफ दीज हो गया। तो सतत का भी पूछ सकता है, असतत का भी पूछ सकता है। तो दोनों में से कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी पूछे हम जवाब दे सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो देखिए, हमने लिमिट पढ़ ली, कंटिन्यूटी देख ली। अब हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता की। लमसम वही है जो आपने 10+2 में पढ़ा था। अवकलनीय फलन क्या होता है कि परिवर्तन की दर dy/dx होता है, यानी y में परिवर्तन और x में परिवर्तन का अनुपात, यानी परिवर्तन की दर है वो क्या होनी चाहिए? वो आपके पास LHD और RHD के फॉर्म में आपने वहां पढ़ा था कि LHD और RHD बराबर होना चाहिए। 10+2 में हमने क्या देखा था? देखिए, हमने कहा कि y बराबर fx, x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू या h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बटा h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। तो इसको हमने राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा था। तो ये डेफिनेशन थी 10+2 वाली, जिसमें हमने RHD और LHD को बराबर कहा था। अब हम बात करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या डेफिनेशन है। तो हम कहेंगे कि कोई फलन W बराबर FZ अपने प्रांत D में अवकलनीय होगा यदि लिमिट डेल्टा Z टेंड्स टू 0 f Z प्लस डेल्टा Z माइनस FZ अपॉन डेल्टा Z परिमित व अद्वितीय हो। इसका मतलब क्या है? अर्थात इसको f डैश z कह सकता हूं, अर्थात f डैश z का मान, अर्थात f डैश z का मान पथ पर निर्भर ना करे। किसी भी पथ के अनुदिश निकाले तो मान अद्वितीय आना चाहिए, पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि कोई भी फलन W बराबर FZ किसी पॉइंट पर क्या है? अवकलनीय है या नहीं है। अगर पथ पर निर्भर करेगा, अलग अलग पथ के अनुदिश अगर f डैश z का मान
अलग अलग आ गया, तब हम कहेंगे कि वो उस पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय नहीं होगा। लिखें इसको। हम लिख सकते हैं, अर्थात जब एफ डैश जेड का मान अलग अलग पथ के अनुदिश अद्वितीय न आए, इंप्लाइज अलग अलग आए, तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। अगर वो पथ पे निर्भर कर रहा है, अलग अलग पथ के अनुदिश, जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश निकालेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश निकालेंगे, या कोई और y बराबर एक्स के अनुदिश या y बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश, किसी भी पथ के अनुदिश हम निकालेंगे, तो अलग अलग पथ के अनुदिश अगर सेम वैल्यू आ रही है, यूनिक आ रही है, तब तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसी डेफिनेशन को हम और जनरलाइज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि कोई फलन W बराबर एफ जेड किसी बिंदु Z बराबर जेड नॉट पर अवकलनीय होगा यदि एफ डैश जेड बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड अपॉन जेड नॉट परिमित व अद्वितीय हो। अर्थात एफ डैश जेड का मान पथ पर निर्भर ना करे। देखो बार बार लिख रहा हूं मैं, 10+2 में तो हमने लिमिट में LHL RHL निकाला था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें अलग अलग पथ एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश निकालनी पड़ेगी, सीमा का मान सेम आता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, तो हम कहते हैं सीमा विद्यमान है। कंटिन्यूटी में बात करी तो 10+2 में हमने LHL RHL और FA को बराबर किया था। यहाँ हम बात करेंगे कि जो अलग अलग पथ के अनुदिश फलन की सीमा का मान उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ जेड नॉट जो भी है उसके बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो सतत है। अवकलनीयता में भी ऐसा ही है कि एफ डैश जेड का मान 10+2 में तो हमने कहा था कि LHD और RHD बराबर होना चाहिए। यहाँ हम ये कहेंगे, मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होना चाहिए। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एफ डैश जेड का मान जो है लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड बटा जेड नॉट, या लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटा डेल्टा जेड, ये पथ पर निर्भर नहीं करे और इसका मान परिमित और अद्वितीय आए, तब हम कहेंगे कि वो फलन क्या होगा, सदैव अवकलनीय होगा। तो ये आप लिख ले, फिर हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे। इसमें हम और लिख सकते हैं, अर्थात प्रत्येक पथ के अनुदिश एफ डैश जेड का मान परिमित व अद्वितीय प्राप्त होना चाहिए, तब वो फलन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या अवकलनीय होगा। चलिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि एफ जेड बराबर जेड नॉट के लिए कौन सा कथन सत्य है।
z बराबर 1 पे अवकलनीय, z बराबर 2 पे अवकलनीय, z बराबर -1 पे अवकलनीय, z के किसी भी मान पर अवकलनीय नहीं। तो देखें इसको, एफ जेड दे रखा है z बार, तो हमने एफ डैश जेड निकाला, लिमिट z टेंड्स टू 0, डेल्टा z टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z, ये लिखते हैं। तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, z प्लस डेल्टा z का मतलब बार ही लगाना है, z प्लस डेल्टा z का बार माइनस z बार बटे डेल्टा z का बार। ये हम जानते हैं कि z1 प्लस माइनस z2 का जो बार होता है वो बार सीधा सीधा अलग कर सकते हैं, 10+2 कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ अप्लाई किया हमने, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, z बार प्लस डेल्टा z बार माइनस z बार बटे डेल्टा, नीचे तो डेल्टा z ही है, डेल्टा z, तो ये कट गया। तो आ गया लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा z बार बटा डेल्टा z। z आप जानते हो, z आपके पास x प्लस आयोटा y है, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा z बार का मतलब डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y होता है। तो यहाँ लिखें हम, लिमिट अगर डेल्टा z टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0। डेल्टा z को लिखा डेल्टा x प्लस डेल्टा z बार है तो माइनस आयोटा डेल्टा y, और नीचे डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। ये हमने एफ डैश जेड का मान लिख लिया। अब हम अलग अलग पथ के अनुदिश बात करेंगे, x अक्ष और y अक्ष समान आ जाता है तो हम कहेंगे कि अवकलनीय है, और नहीं आता तो हम कहेंगे अवकलनीय नहीं है। तो देखिए, हमने कहा पहले x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश चाहिए तो हम जानते हैं x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर y 0 होता है, इसका मतलब डेल्टा y भी 0 होगा। तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा z टेंड्स टू, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा y को आपको उसमें 0 रखना है। तो जब डेल्टा y आपने 0 रख दिया तो आपके पास बचेगा क्या, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। और सेकंड आपने कहा y अक्ष के अनुदिश, तो y अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, y अक्ष पर क्या होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, तो डेल्टा x भी क्या होगा 0, डेल्टा x 0 रखोगे तो क्या होगा, तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस आयोटा डेल्टा y बचेगा, नीचे आयोटा डेल्टा y बचेगा, तो ये -1 आ गया। तो आप देख सकते हो, चूंकि अलग अलग पथ के अनुदिश एफ जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अतः एफ जेड बराबर जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा। तो हमने कहा एफ जेड बराबर जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा, तो कहीं नहीं होगा तो 1 पे 2 पे -1 पे होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो z के किसी भी मान पर अवकलनीय नहीं है। तो एफ जेड बराबर जेड बार दिया है, हमने जनरल काम किया है, हमने अभी डेफिनेशन लिखी है ना, पीछे देखिए, ये देखिए,
कोई फलन w बराबर एफ जेड अपने प्रांत d में, पूरे प्रांत की बात कर रहा हूं मैं, अवकलनीय होगा यदि एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड का मान परिमित और अद्वितीय हो, एफ डैश जेड का मान पथ पर निर्भर नहीं करे। यानी अलग अलग पथ पर मान निश्चित होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, मतलब परिमित और अद्वितीय आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये काम हमने अभी किया, इसको लिख लें पहले। यहां आप चाहो तो अब जब डेल्टा वाई तो हट ही गया तो डेल्टा एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे खाली डेल्टा वाई बच रहा है तो आप डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 जो डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, पर अपने को वैल्यू लगाए बिना ही कैंसिल होके -1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इससे पहले हम स्टैंडर्ड वैल्यू बात कर सकते हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि W बराबर एफ जेड सदैव अपने प्रांत में सतत होंगे। कौन कौन होंगे? तो इसमें एक नंबर है बहुपद फलन। बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब एफ जेड बराबर जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड क्यूब प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 2, जेड प्लस 3 एटसेट्रा। जो बहुपद फलन या पॉलिनोमियल फंक्शन है वो अपने प्रांत में सदैव क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा है चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन। तो चर घातांकी फलन में आप कह सकते हो एफ जेड बराबर ई की पावर जेड, ए की पावर जेड, 2 की पावर जेड, 3 की पावर जेड, 5 की पावर जेड एटसेट्रा। ये भी अपने प्रांत में क्या है? सदैव क्या होते हैं? सतत होते हैं। तीसरा आपने कहा परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन, W बराबर एफ जेड बटा जी जेड, जहां एफ जेड व जी जेड बहुपद फलन है तथा जी जेड नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल W बराबर आपने कह दिया Z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ये गिवन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये परिमेय फलन। चौथा अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में आपने कहा W बराबर एफ जेड बराबर साइन जेड, कॉस जेड, टेन जेड एटसेट्रा। मतलब 6 के 6 जो है वो क्या होते हैं? सतत होते हैं। ठीक है, तो सतत व अवकलनीय दोनों लिख सकते हैं हम इसमें। फिर दो बार क्यों लिखें? सतत व अवकलनीय होंगे। कंटिन्यूटी वाली जगह तो हमने लिखा नहीं, अब लिख तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली जगह लिख रहे हैं हम ये पॉइंट। तो सतत और अवकलनीय दोनों एक साथ ही लिख दिए, 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। बहुपद फलन जो है अपने प्रांत में सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर घातांकी फलन अपने प्रांत में सदैव क्या होते हैं? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। परिमेय फलन एफ जेड बटा जी जेड, एफ जेड और जी जेड बहुपद फलन है और जी जेड नॉट इक्वल टू 0 है, तो अपने प्रांत में सदैव क्या होंगे? सतत और अवकलनीय होंगे। जैसे उदाहरण ये लिया त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जेड,
अपने प्रांत में सदैव क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो z लिखा, इसमें जैसे आपने z स्क्वायर भी लिख सकते हो, z स्क्वायर, z क्यूब, z4 एट्सेट्रा, इन सब पे भी ये अवकलनीय होता है। तो एक चीज़ तो ये देखिए, एक आप और देख सकते हो कि W बराबर एफ जेड बराबर जेड बार जेड प्लस जेड बार जेड स्क्वायर जेड बार, कहीं भी अवकलनीय नहीं है। अभी हमने देखा है, पहले आप चाहो तो इसको लिख लो, इसको नोट कर लो। और जेड जेड बार भी कह सकते हैं, ये कभी भी अवकलनीय नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हो। जैसे अभी जेड बराबर जेड बार, डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर जेड बार को हमने कैलकुलेट किया था अभी, कि ये कहीं भी अवकलनीय नहीं है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो अब हम फटाफट जवाब दे सकते हैं। जेड प्लस जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, सही कह रहा है। जेड जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, सही कह रहा है। जेड स्क्वायर जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, सही कह रहा है। एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर सर्वत्र अवकलनीय, ये भी सही कह रहा है। तो चारों सही है, तो चारों कथन सत्य है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर किस बिंदु पर अवकलनीय है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। आपने कहा एफ डैश जेड, पहले जनरलाइज निकालेंगे, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि किस पॉइंट पर है या नहीं है। तो हमने कहा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। वैल्यू रखी आपने, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, मोड जेड स्क्वायर है, तो जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस मोड जेड स्क्वायर बटे डेल्टा जेड। हम जानते हैं कि मोड जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार। तो आपने लगाया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड का बार, बार को हम तोड़ भी सकते हैं, माइनस जेड जेड बार बटे डेल्टा जेड। लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, जेड को इससे गुणा किया जेड जेड बार आया, जेड को इससे किया तो जेड इंटू डेल्टा जेड बार आया, डेल्टा जेड को इससे किया तो जेड बार डेल्टा जेड आया, और प्लस डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार आ गया, और माइनस जेड जेड बार आ गया। इससे ये कट गया और नीचे डेल्टा जेड है। ठीक है, इसका डिवाइड कर दीजिए आप। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, इसमें इसका डिवाइड किया तो जेड डेल्टा जेड बार बटा डेल्टा जेड आ गया। ठीक है, और इसमें इसका डिवाइड किया तो प्लस जेड बार आ गया खाली, इसमें इसका डिवाइड किया तो, और इसमें इसका डिवाइड किया तो डेल्टा जेड कट जाएगा, डेल्टा जेड बार आ गया। ये आपके पास आ गया। ये क्या आ गया, एफ डैश जेड निकाल लिया हमने। हाँ जी, एफ डैश जेड लिखा है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार। हम ये देखिए, हम ये जानते हैं कि जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड बार का मतलब हो गया डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और जेड बार है एक्स माइनस आयोटा वाई। जब डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 का मतलब है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, तो डेल्टा जेड बार जो है वो भी टेंड्स टू 0 होगा, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, क्योंकि इसका मतलब है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। तो इसमें दोनों रखोगे तो सेम ही आएगा। जब इसमें आपने वैल्यू रखी तो एफ डैश जेड आपके पास आ गया
z बाहर आ गया, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z बार बटे डेल्टा z प्लस z बार और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास f डैश z आया, f डैश z आपके पास आया z लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z बार बटा डेल्टा z, डेल्टा z बार बटा डेल्टा z प्लस z बार। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमें अलग अलग पथ के अनुदिश कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात करें x अक्ष के अनुदिश। तो x अक्ष के अनुदिश क्या होगा? x अक्ष के अनुदिश बात करें तो y बराबर 0, तो डेल्टा y बराबर भी 0 होगा। तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा x प्लस माइनस आयोटा डेल्टा y बटा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। डेल्टा y तो सीधा ही 0 हो गया, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 बचा, ये 0 कर दिया, तो डेल्टा x बटा डेल्टा x, ये 1 आ गया। तो 1 इम्प्लाइज f डैश z क्या आया? z इंटू 1 प्लस z बार आ गया, नंबर 2। अब y अक्ष के अनुदिश बात करें, y अक्ष के अनुदिश में क्या होता है? y अक्ष पे x 0 होता है, तो डेल्टा x भी 0 होगा। तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z बार बटा डेल्टा z को सॉल्व करना है, तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y बटा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। तो डेल्टा x 0 कर दिया, तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 बचा, माइनस आयोटा डेल्टा y बटा आयोटा डेल्टा y, तो ये -1 आ गया। तो 1 इम्प्लाइज f डैश z क्या आया? माइनस z प्लस z बार आया। तो आप कह सकते हो चूंकि अलग अलग पथ के अनुदिश f डैश z का मान अलग अलग आता है, अर्थात अद्वितीय नहीं है, तो फलन अवकलनीय नहीं होगा, जनरलाइज तो नहीं होगा। z बराबर, अगर आप जो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 z बराबर 0, लेकिन z बराबर 0 की बात अलग है। देखिए ध्यान से, जब हमने z बराबर 0 की बात करी, z बराबर 0 पर, z बराबर 0 पर आपने देखा कि इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज f डैश z का मान, z बराबर 0 का मतलब x और y दोनों 0 रखने, तो x ये x प्लस आयोटा y और ये x माइनस आयोटा y, z प्लस z बार 2x होता है, तो 0 आ गया। और इक्वेशन 3 से f डैश z का मान आप निकालोगे 0 आएगा, यानी अद्वितीय। इसका मतलब fz जो है z बराबर 0 पर क्या है? अवकलनीय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका जो क्वेश्चन था z बराबर 0 पे क्या है? ये डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आप ये लिख भी सकते हो कि एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर सदैव केवल z बराबर 0 अर्थात मूल बिंदु पर अवकलनीय, और कहीं नहीं है, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, और कहीं भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक चीज और देखिए, मैंने लिखा सीमा, सततता और अवकलनीयता।
इसको मैं 8वीं क्लास मान लेता हूँ, ये 10वीं क्लास और ये 12वीं क्लास, समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ। अगर वो 8वीं फेल है तो 10वीं पास नहीं हो सकता, तो सीमा ही विद्यमान नहीं है तो सतत होने का कोई चांस नहीं है। और अगर सतत नहीं है, 10वीं फेल है, तो 12वीं पास होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि 12वीं में 10वीं की मार्कशीट लगती है, आप भी जानते हो। ये अलग बात है कि न्यूज़पेपर में कई बार ऐड आते हैं कि 10वीं फेल आसार्थी निराश न हो, डायरेक्ट 12वीं पास करिए, बीए करिए, पता नहीं कैसे करवाते हैं, भगवान ही जाने। खैर, तो 10th क्लास अगर फेल है तो वो 12वीं पास नहीं हो सकता, यानी असतत है तो डिफरेंशिएबल होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, सतत है तो सीमा विद्यमान हो जाएगी उस पॉइंट पर, अवकलनीय है तो सतत 100% होगा, और सतत है तो अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी। 10वीं पास है तो 12वीं की कोई गारंटी नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए मैंने क्या लिखा, पहला फलन सतत असतत लिखा, तो इसका मतलब फलन अवकलनीय नहीं होगा। अरे 10वीं फेल हो गया, 12वीं पास होने के कोई चांस नहीं है। दूसरा, फलन अवकलनीय यानी 12वीं पास है तो 100% 10वीं पास होगा, तो फलन सतत होगा। तीसरा, फलन सतत है मतलब 10वीं पास है, तो 12वीं की गारंटी है क्या? नहीं है, चेक करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। तो फलन के अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी, अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और हमने जब रोल प्रमेय वगैरह पढ़ी थी एओडी के अंदर 10+2 में, तो सततता के लिए हमने एक जनरल लाइन लिखी थी कि कोई भी फलन किसी पॉइंट पर अगर सतत है या किसी अंतराल में सतत है तो प्रत्येक अंतराल के प्रत्येक मान के लिए फलन का मान परिमित होना चाहिए, ठीक है, और अद्वितीय है साथ में। और अवकलनीयता के लिए हमने कहा कि उस खुले अंतराल a से b में फलन अवकलनीय कब होगा? जब f डैश उसका अवकलन यानी f डैश x मान ले, अगर 10+2 वाले में बात करें तो f डैश x का मान उस खुले अंतराल के प्रत्येक मान के लिए परिमित आना चाहिए। ये जनरल हमने लैंग्वेज वहाँ पे यूज करी थी, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये तो हो गया। fz बराबर z की पावर n सर्वत्र सतत और अवकलनीय यदि, हमने बताया था ये बहुपद फलन है। बहुपद फलन के लिए हमने कहा था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तो हमने कहा fz बराबर z की पावर n, n बिलोंग्स टू i की जगह नेचुरल नंबर। n के लिए fz सदैव सतत व अवकलनीय होगा, क्योंकि n का मान जैसे आपने 1, 2, 3, 4 रखा तो fz जो है बहुपद फलन बनता है z, z² z³ z4, ये क्या है? बहुपद फलन है। और बहुपद फलन अपने प्रांत में सदैव क्या होते हैं? सतत और अवकलनीय होते हैं। अगर n का मान -1 ले लूं तो fz क्या हो जाएगा? z की पावर -1, 1/z हो गया। n का मान -2 ले लूं तो fz क्या हो जाएगा? z की पावर -2, 1/z²। ये दोनों ही z बराबर 0 पर क्या है? असतत है, सतत ही नहीं है, तो इसका मतलब अवकलनीय भी नहीं होंगे। 10वीं फेल हो गया, अवकलनीय नहीं होंगे, तो सदैव कहाँ होंगे? i+ का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, बताया था। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो आज हमने पहली क्लास के अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशंस, उसका आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एक मानी, बहुमानी, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी थी। तो आज इसको कवर कर ले, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।